Hello friends, today we shall start the second part of the chapter manufacturing industry. In our last video we studied the chapter uh, till here about the cotton textile. We studied about the cotton textile. The first cotton textile ये वाला सब हमने पढ़ लिया था आई थिंक. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आज के कॉटन इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस हैं कॉटन इंडस्ट्री के सामने आज की डेट में, वो चैलेंजेस क्या हैं, तो उनके बारे में हमें डिस्कस करना है. स्कार्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन. कॉटन इंडस्ट्री जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए हमारी कंट्री में क्या चैलेंजेस हैं. स्कार्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन. स्कार्सिटी कहते हैं कमी को. जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन है उसकी हमारे यहाँ पे कमी है. चाहे वो प्रोडक्शन उसका कम हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो उसका हम कह सकते हैं कि उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम है. मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग डिवीज़न. सेकंड पॉइंट, जब इंडो पाक डिवीज़न हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का 1947 के बाद, तो उसमें जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास होती थी, सबसे ज़्यादा कॉटन होता था, तो वो वाला जो एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया था. ठीक है ना. तो उसकी वजह से भी हमारे एक उसके लिए हम चैलेंज फेस कर रहे हैं. ओल्ड मशीनरी, हमारे पास जो मशीनरी है वो ओल्ड है, पुरानी है. जो मॉडर्न मशीनरीज़ हैं, जो आधुनिक मशीनें हैं, वो हमारे पास नहीं है. इसलिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन कॉटन इंडस्ट्री में. इरेटिक पावर सप्लाई. पावर जो सप्लाई, बिजली जो आती है यहाँ पे इंडिया के अंदर, वो नियमित नहीं आती, कंटिन्यू नहीं आती है. कब भाग जाए पता नहीं चलता. तो इरेटिक पावर सप्लाई है, अनियमित है. लो आउटपुट फ्रॉम लेबर. लेबर की तरफ से आउटपुट नहीं आता. लेबर काम नहीं करना पसंद करती आज की डेट में. उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. मतलब लेबर दे हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शन, तो इसमें काम नहीं करना पसंद करते हैं वो लोग. टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर. मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर. एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे सिंथेटिक फाइबर को यूज़ किया जा रहा है. वो जो फाइबर है वो नेचुरल नहीं है. आपने देखा होगा आज की डेट में हमारी मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी सिंथेटिक फाइबर आई हुई है. लोग कॉटन को ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं. लोग सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई चीज़ों को ख़रीदना पसंद करते हैं. ठीक है ना. तो सिंथेटिक फाइबर ने कहीं ना कहीं कॉटन की जगह को ले लिया है यहाँ पे. ठीक है ना. अब नेक्स्ट आते हैं. ये आप देख सकते हैं कि कॉटन के बहुत बड़े बड़े मिल्स हैं. ये कॉटन इंडस्ट्री है. एक बहुत बड़े लेवल पे जहाँ पे कॉटन पे काम होता है, तो वो इस तरह से होता है. यू कैन सी इन द पिक्चर्स. ठीक है ना. अब कॉटन मिल्स इन इंडिया, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इंडिया, ये मैप का क्वेश्चन है. तो कॉटन टेक्सटाइल मिल इंडिया में कहाँ पे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. यहाँ पे ये मैप आप लोग देख रहे हैं, तो यू कैन सी दैट इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं वो ज़्यादातर, आपने देखा होगा जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई या और भी जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ में होती हैं जहाँ पे मतलब जो समुद्री एरिया होते हैं, समुद्री एरियाज होते हैं, ताकि वहाँ से एक्सपोर्ट इजीली किया जा सके. ठीक है ना. वहाँ से एक्सपोर्ट इजीली किया जा सके. तो आप कॉटन टेक्सटाइल मिल्स अगर हम देखें इंडिया के अंदर, तो वो मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, मुर्शिदाबाद, हरोड़ा, हुगली नदी भी पड़ती है बे ऑफ बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में. ये वेस्ट बंगाल का एरिया है. और सबसे ज़्यादा देखिए, यू आर सीइंग दैट इन महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और राजस्थान का जो एरिया है, सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल वहाँ पे हैं. आप देख रहे हैं कि लगभग 60% कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है, राजस्थान या गुजरात एंड महाराष्ट्र के अंदर. अहमदाबाद, उज्जैन, देवास, राजकोट, वडोदरा, इंदौर, सूरत एक हब है टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्री का. सूरत हब माना जाता है. जलगांव, वारधा, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, पोरबंदर. ठीक है ना. अरबियन सी, ये कुछ अरबियन सी का जो एरिया है वहाँ पे भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. अब नीचे आते हैं साउथ में, चेन्नई, कोलम्बटूर, ठीक है ना, मदुराई,
एंड लक्षद्वीप, यहाँ पे भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है ना। तो ये कॉटन टेक्सटाइल मिल्स का एरिया है, मैप का क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जूट टेक्सटाइल। व्हाट इज़ जूट? जूट क्या होती है? जूट एक लकड़ी की तरह का एक होता है जो 1 साल में लगभग तैयार होती है जाके। और इसको, जूट को बता दूं मैं कि जूट का पहले खेत में उगाया जाता है इसको, और फिर उस लकड़ी को उसकी छोटी छोटी पोटली पुली बना करके उसको पानी में दबा के रखा जाता है। पानी में आप देख रहे हैं, यू कैन सी कि ये पानी में, देखो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये वाला देखिएगा आप, ये गठड़ी बना रखी है लकड़ी की उन्होंने, और उसको फिर पानी में दबा हुआ था। फिर ये जो फार्मर है उसको निकाल के यहाँ से ले जा रहा है, ठीक है ना। और फिर ये लोग क्या करते हैं, उसकी जो वो लकड़ी है वो रस्सी में, उसके अंदर रस्सी छिपी होती है, वो एक रस्सी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर उससे आप देख सकते हैं कि हम मैट तैयार कर सकते हैं, हम रस्सा तैयार कर सकते हैं, और ये कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी जो हम जूट से तैयार करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, आगे देखते हैं जूट के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। देर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन अवर कंट्री। फ़ख्र की बात है हमारे लिए, एक गर्व की बात है इंडियन लोगों के लिए कि इंडिया रॉ जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर जूट पैदा होती है खेत के अंदर तो वो इंडिया के अंदर होती है। और हमारे इंडिया के अंदर 70 से ज़्यादा यानी जूट मिल हैं। फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन रिशरा कोलकाता इन 1859। सबसे पहली जो जूट मिल लगाई गई थी कोलकाता में रिशरा के अंदर, वो 1859 में लगाई गई थी। जूट इज़ यूज्ड इन मेकिंग रोप, बैग्स, कारपेट्स, etc। यू नो वेरी वेल कि जो जूट को यूज किया जाता है वो किस में यूज किया जाता है, इसकी रस्सी बनती हैं, इसके बैग्स बनते हैं, इसकी कारपेट्स बनती हैं, चटाइयाँ बनती हैं। मोस्ट ऑफ जूट मिल्स आर लोकेटेड अलोंग हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा जो जूट की मिल्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो हुगली रिवर के पास का जो एरिया है बंगाल में वहाँ पे हैं। रो जूट इन इज़ अवेलेबल फॉर वेस्ट बंगाल। और जो रो जूट होती है वो वेस्ट बंगाल के लिए अवेलेबल होती है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, क्यों? क्योंकि जो पानी का एरिया होता है वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, और जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है बड़ा सस्ता होता है ये। अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। और ये जो एरिया है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल में जो जूट की मिल्स की अगर हम बात करते हैं, मैप में हमने अलग अलग चीज़ें देखी हैं। कुछ मिल्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो कॉटन, कुछ एरिया है महाराष्ट्र का वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन जो जूट मिल्स हैं वहाँ पे वेस्ट बंगाल के पास हैं। तो अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो बड़ी चीप होती है और बड़ी अच्छी है। वहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, सड़क ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, और पानी के जहाज़ से भी हम इधर उधर सामान को ले जा सकते हैं। अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रो जूट, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है रूट को तैयार करने के लिए। आपने देखा है कि जूट जब तैयार होती है तो उसको पानी में भिगो के रखा जाता है, पानी में डुबो के रखा जाता है बहुत दिनों तक, ठीक है ना। तो इसलिए इसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। इसलिए ये क्या है, वेस्ट बंगाल में जो समुद्री एरिया है उसके आसपास बहुत ज़्यादा होती है। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। और वेस्ट बंगाल और जो उसके पड़ोसी प्रदेश हैं, स्टेट हैं, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ या उत्तर प्रदेश हुआ, वहाँ से इसके लिए बहुत ही सस्ती लेबर हमें मिल जाती है। तो कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट्स। और कोलकाता एक ऐसा सिटी है जो जूट का काम करने वाले हैं, जूट मिल जिन्होंने लगा रखी है, तो उनके लिए क्या करता है, बैंकिंग सुविधा, यानी उनको लोन देता है, उनका इंश्योरेंस करता है, कोई नुकसान ना हो जाए, कोई आग ना लग जाए तो उनका इंश्योरेंस करता है, सारी पोर्ट फैसिलिटीज़ देता है, ठीक है ना, जूट में काम करने वाले लोगों के लिए। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जूट मिल जो कहाँ लगाते हैं, वो कोलकाता के पास लगाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री। अब ये जूट इंडस्ट्री के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है जूट इंडस्ट्री। तो स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक
बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। जूट इंडस्ट्री के सामने क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन है। फिर वही बात आ गई कि सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स, यानी लोग बाग आजकल प्लास्टिक की रस्सियाँ यूज़ करते हैं, करते नहीं करते हैं। खाट जब हम बुनते थे, पहले चारपाई होती थी, उसको किससे बुनते थे, ठीक है ना, यानी जूट का कहीं ना कहीं उसमें प्रयोग होता था। लेकिन आज की डेट में टोटली जो वर्क है वो प्लास्टिक से हो गया है, तो इसलिए इसका भी एक ऑप्शन मार्केट में आ गया है। ठीक है, ये ऑप्शन आने से इसके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए हैं। और कुछ देश हैं जैसे बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड, यहाँ पे भी जूट की खेती होती है। तो यहाँ पे भी इन देशों की वजह से भी इंडिया में जो जूट इंडस्ट्री है उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसका सोल्यूशन के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग क्वालिटी, इंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स एंड इन्हेंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर। 2005 में भारत सरकार ने एक पॉलिसी लॉन्च की, नेशनल जूट पॉलिसी। उसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई, एक तो जूट का जो दाम है, जूट का जो प्राइस है वो बहुत सस्ता नहीं होगा, ठीक है ना। इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, मतलब किसान तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा ही करेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ एजेंसीज़ हैं वो भी इस पर कुछ प्रयास करेंगी, ठीक है ना। और पर हेक्टेयर जूट के प्रोडक्टिविटी को, इन्हेंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर उसको बढ़ाया जाएगा। क्या बढ़ाया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा कि जिससे 1 हेक्टेयर में, सपोज कीजिए हम आज की डेट में इतना जूट ले रहे हैं तो कल आने वाले टाइम में इसको बढ़ाया जाए, ठीक है ना। और क्या है जूट के बारे में, और चीज़ें पढ़ते हैं, जूट क्या होता है और इसके बारे में क्या क्या है। इंडिया स्टैंड सेकंड एज वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। वो जूट का था, अब शुगर पे आ जाते हैं हम। शुगर इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की। अब शुगर के बारे में बात करेंगे तो इंडिया स्टैंड सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। यहाँ पे भी हम सेकंड नंबर पे हैं। इंडिया वर्ल्ड का दूसरे नंबर का शुगर प्रोड्यूसर कंट्री है, सबसे दूसरे नंबर पे यहाँ पे चीनी बनती है। इंडिया ऑक्यूपीज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसेरी। और इसमें भी यानी गुड़ और खांड जो बनती है, ठीक है ना, आपने देखा होगा गुड़ और खांड जो बनती है, तो इसमें जो हमारा जो स्थान है वर्ल्ड के अंदर वो कौन सा है, वो पहला है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्कि। और जो इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल यूज होता है वो बल्कि होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि छोटे प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा बना लिया जाए। आपने देखा होगा कि 1 ट्रॉली गन्ने की जाती है, उसमें से यानी 100 कुंटल गन्ना जाएगा तो उसमें से मुश्किल से 10 कुंटल चीनी निकलती है, ठीक है ना। यानी रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा हैवी वेट में होता है, ठीक है ना। तो इन 2010 to 11 there were over 662 sugar mills in the country spread over उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। मतलब टोटल अगर हम कंट्री की बात करें तो 2010-11 में जैसा कि एनालाइज़ किया गया था, एक काउंटिंग की गई थी, तो 662 शुगर मिल हैं पूरे कंट्री के अंदर। और वो कौन कौन से स्टेट में हैं, यहाँ पे उन स्टेट के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो मोस्ट ऑफ द मिल्स आर नियर द शुगर कल्टिवेटेड एरियाज़। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था पहली वीडियो में कि कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पे लगाने में फ़ायदा होता है जहाँ पे उस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मिल जाए। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द मिल्स कहाँ हैं, जहाँ पे गन्ने का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे गन्ना पैदा होता है। अब गन्ना पैदा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में, पंजाब, हरियाणा में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा शुगर मिल कहाँ पे हैं, उन्हीं एरियाज़ में है जहाँ पे गन्ने की खेती सबसे अच्छी होती है, ठीक है। मेजर चैलेंजेस, अब शुगर इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस हैं, शुगर इंडस्ट्री में चैलेंजेस कौन कौन से हैं, तो इसके चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय इसलिए काम नहीं करना चाहते शुगर इंडस्ट्री में क्योंकि इसकी सीजनल नेचर है। इसमें मिल्स का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस इसलिए होते हैं क्योंकि उसे अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी फ्री में देनी पड़ती है, क्योंकि इसका जो सीज़न होता है शुगर इंडस्ट्री का वो मुश्किल से 6 से 7 महीने का होता है, ठीक है। तो 5 से 6 महीने के लिए मिल बंद रहती है क्योंकि गन्ने का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है,
इसलिए जो शुगर मिल्स होती हैं उनको फ्री में, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं, कुछ उनका स्टाफ ऐसा होता है जिससे उनको सैलरी देनी पड़ती है। यानी मिल चलती है मात्र 6 महीने और सैलरी देते हैं हम बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को कितने महीने, पूरे साल के साल सैलरी देते हैं। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, आज तक भी हमारे पास पुराने वाले प्रोडक्शन के मेथड हैं। जैसे गन्ने की बुआई आज से हम 50 साल पहले, 30 साल पहले करते थे, आज भी वही हमारा तरीका है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट डिले यानी जो शुगर केन होता है उसको खेत से गन्ना मिल तक जाने में बहुत टाइम लग जाता है और वो महंगा पड़ता है मिल्स को, ठीक है ना। तो नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। और हमें क्या करना है, हमें, अब आपने देखा होगा कि जब गन्ना निकलता है, गन्ने में से रस निकलता है और क्या निकलता है, एक बैगेज निकलती है, बैगेज जिसको खोई बोलते हैं। अब ये जो बैगेज है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें इसको एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे आग जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें, हमारे सामने क्या चैलेंज है कि जो खोई निकलती है बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में, उसको हम, उसके यूज को कैसे मैक्सिमाइज़ करें, उसको कैसे यूटिलाइज करने की कोशिश करें जिससे उससे हम एक बहुत सारी इनकम जनरेट कर सकें, ठीक है ना। तो ये कुछ चैलेंजेस थे शुगर इंडस्ट्री को लेकर के। शुगर इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्दर्न टू साउथर्न इंडिया, वाई। अभी हो क्या रहा है कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो साउथ में कन्वर्ट हो रही है, साउथ में शिफ्ट हो रही है। पहले नॉर्थर्न इंडिया इंडस्ट्री नॉर्थर्न इंडिया में थी, लेकिन अब कहाँ हो रही है, ये साउथ में जाके शिफ्ट हो रही है। तो अर्लियर यूपी एंड बिहार वर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। जो यूपी और बिहार है, सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ होता है, यूपी और बिहार में होता है। तो देयर फॉर मोस्ट ऑफ शुगर मिल्स वर लोकेटेड इन दीज टू स्टेट्स ओनली। इसलिए ज़्यादा से सबसे ज़्यादा जो शुगर मिल थी वो कहाँ थी, जहाँ पे शुगर केन ज़्यादा होगा, यानी यूपी और बिहार में थी। बट नाउ शुगर मिल्स आर शिफ्टिंग टुवार्ड्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। लेकिन जो आज की जो शुगर मिल्स हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो महाराष्ट्र में हो रही हैं, कर्नाटका में हो रही हैं। और उसके जो कारण हैं, वो कारण क्या हैं, उन कारणों के बारे में हम यहाँ पे अभी बात करेंगे, ठीक है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज़ हायर इन साउथर्न इंडिया। साउथर्न इंडिया में जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्थ के मुकाबले, नॉर्थ के कंपैरिजन में। तो ब्लैक सॉइल इज क्वाइट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। और शुगर केन जो होता है, ये गन्ना होता है, ये ब्लैक सॉइल में होता है, ठीक है ना। और ब्लैक सॉइल सब कहाँ पे है, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र कर्नाटका में है। तो सुक्रोज कंटेंट इन द शुगर केन इज हायर इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सुक्रोज, देखिए गन्ना जो होता है, गन्ने में पूरी शुगर तो नहीं होती, इसमें से क्या निकलता है, रस निकलता है, फिर रस में से सुक्रोज निकलता है, ठीक है ना। उसको स्टीम किया जाता है, उसको में स्टीम करके उसके पानी को फूका जाता है और फिर उसमें से सुक्रोज बनता है। उस सुक्रोज से हम चीनी में या खांड से या गुड़ में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ एरिया की बात होती है। हमने गन्ना, सपोज कीजिए अपनी ज़मीन में गन्ना उगा रहे हैं, गन्ना उगा लिया हमने, लेकिन वो गन्ना कितना मीठा है, जितना गन्ना मीठा ज़्यादा होगा तो उसमें से उतना ही ज़्यादा अच्छा रस निकलता है, ठीक है ना। तो जो सुक्रोज कंटेंट है शुगर केन के अंदर, वो महाराष्ट्र और कर्नाटका की जो एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है ना, वहाँ वाले एरिया में सबसे ज़्यादा है, यानी नॉर्दर्न इंडिया के मुकाबले। तो इट मीन्स मोर शुगर कैन बी प्रोड्यूस और लेस शुगर फॉर लेस शुगर केन। तो इसका मतलब क्या है, जब सुक्रोज ज़्यादा होगा तो चीनी भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिल्स एंड मशीन्स आर न्यू इन साउथर्न स्टेट्स। न्यू एंड मॉडर्न मशीन्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। और जो साउथर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे जो मशीन्स हैं, मिल्स हैं, वो नई हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की हैं। और जब नई टेक्नोलॉजी होगी तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो क्रशिंग सीजन फॉर शुगर केन इज लॉन्गर इन साउथर्न स्टेट्स। साउथर्न स्टेट्स में क्या है, अभी मैं बात कर रहा था नॉर्थर्न स्टेट्स के अंदर, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, कि यहाँ पे जो क्रशिंग सीजन है वो 6 महीने का होता है लगभग। और साउथर्न स्टेट्स में क्या होता है, ये ज़्यादा होता है कुछ। तो इसलिए मिल्स क्या है वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि उनको फ्री में सैलरी देनी पड़ेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। तो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आर रनिंग सक्सेसफुली इन साउथर्न स्टेट। और जो कुछ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट के साथ मिल के चलती हैं, तो वो सक्सेसफुली साउथर्न स्टेट्स के अंदर क्या है, चल रही हैं वहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री,
मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रनिंग में हैं। किसकी वजह से? मिनरल्स की वजह से। अब ये मिनरल्स कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बात करते हैं एक बार कि मिनरल्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्री ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स होते हैं जो खेत में खाद डालते हैं, यूरिया डीएपी वगैरह। सीमेंट इंडस्ट्री ये भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मिनरल बेस्ड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आते हैं। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। This industry is called as basic industry because it provides raw material to many other industries such as machine and tools, transport equipment, construction material etc. देखो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये एक बेसिक इंडस्ट्री में आती है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, क्योंकि जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो किसी दूसरी कंपनी से रॉ मटेरियल को खरीदती हैं, यानी वो उनके लिए स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं और फिर वो कुछ बड़ी चीज़ बड़ी मशीन उससे बनाती है। तो ऐसे ही जो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री है तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल तैयार करती है। ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हैवी इंडस्ट्री बिकॉज रॉ मटेरियल्स आयरन और कोयल लाइमस्टोन आर बल्कि इन नेचर। इस इंडस्ट्री को कौन सी इंडस्ट्री कहते हैं? हैवी इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल या जो प्रोडक्ट बनता है वो हैवी होता है, क्योंकि वो स्टील और आयरन से बना होगा तो हैवी होगा। ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हैवी इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड इन छोटा नागपुर रीजन, और सबसे ज़्यादा जो स्टील प्लांट हैं वो कहाँ हैं? छोटा नागपुर रीजन में है। तो टुडे स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम। आज की डेट पे जो स्टील इंडस्ट्री है वो कौन कौन सी चैलेंजेस को फेस कर रही है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है उसके सामने? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसी सामान को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोयल, अब इस लोहे को मेल्ट करने के लिए कुकिंग कोयल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बहुत, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो लेबर है वो बहुत कम मिलती है, और या मिलेगी तो काम कम करती है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, पावर की जो सप्लाई है वो इरेगुलर है, पहले ही बात हुई थी हमारी, मतलब जो बिजली आती है वो नियमित नहीं आती, कुछ पता नहीं है कितने घंटे आएगी कितने घंटे नहीं आएगी। तो रॉ मटेरियल्स आर फाउंड ओनली इन सर्टेन पॉकेट ऑफ इंडिया, और जो रॉ मटेरियल होता है वो इंडिया के कुछ ही हिस्सों में, जो रॉ मटेरियल होता है इसका आयरन और जहाँ मिलती है तो वो इंडिया के कुछ ही हिस्सों में मिलती है, कुछ ही हिस्सों में उसकी खान है, माइंस हैं, हर जगह नहीं मिलती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है? पुअर है, थकी हुई है बहुत ज़्यादा, सड़कें ख़राब हैं, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, हमारा बातचीत नहीं कर सकते, नेट की प्रॉब्लम रहती है। तो देयर आर सो मैनी चैलेंजेस विच कौन सी इंडस्ट्री? मिनरल इंडस्ट्री फेस। वाई द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन पेनिनसुलर इंडिया ओनली, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे क्यों होती है? पेनिनसुलर क्या होता है? ये पेनिनसुलर, ठीक है ना, क्या होता है पेनिनसुलर? इसके बारे में बात करते हैं। गुड एंड मोर रॉ मटेरियल्स, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्वालिटी आयरन एंड स्टील इज अवेलेबल इन पेनिनसुलर इंडिया। क्यों पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादातर स्टील इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि जो आयरन और है और लार्ज क्वांटिटीज़ में जो मिलता है वो इंडिया का जो पेनिनसुलर एरिया है वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं पेनिनसुलर रीजन क्या होता है। पेनिनसुलर रीजन होता है कि जहाँ पे पानी में भी कुछ मैदान ऐसा होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे पत्थर चट्टान वगैरह होते हैं, ठीक है ना। पावर रिसोर्सेज, कोयल, ऑयल एंड वाटर पावर आर अवेलेबल इन पेनिनसुलर इंडिया, यानी कोयला, तेल, पानी, ये सब कहाँ है? पेनिनसुलर इंडिया के अंदर है। स्किल्ड लेबर, चीप एंड स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल, इट कैन बी ऑल्सो हैड फ्रॉम बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड MP। बिसाइड स्किल्ड लेबर इज ऑल्सो लोकली अवेलेबल, ठीक है ना। अब स्किल्ड लेबर मिल जाती है वहाँ पे,
पेनिनसुलर इंडिया के जोन के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पे इसी काम को करने वाले हैं, बहुत सारे इसी काम को करना जानते हैं। नियरनेस टू मार्केट, लार्ज इंडिजीनियस मार्केट आर अवेलेबल इन पेनिनसुलर इंडिया। हमने बात की थी कि हम इंडस्ट्री वहीं पे लगाएं जहाँ पे उसके उठान की मार्केट हो। तो इस हिसाब से भी पेनिनसुलर रीजन जो है वहाँ पे इस माल की उठान है, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, वहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है। तो इसलिए क्या है कि पेनिनसुलर इंडिया में ये इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं। पोर्ट फैसिलिटी आर अवेलेबल फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चर्ड गुड। जो स्टील और आयरन से सामान बनते हैं, जो बन के निकलते हैं, तो उनको जो शिप वेज हैं, ठीक है ना, वाटर वेज हैं, तो उनके माध्यम से मतलब इजीली और बहुत ही चीपेस्ट प्राइस के अंदर वहाँ से एक दूसरी जगह पे ले जा सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं, देखते हैं ये भी कि कौन कौन सा रीज़न है इंडिया के अंदर। ये मैप का क्वेश्चन है हमारे, कहाँ कहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं दुर्गापुर, जमशेदपुर, बोकारो, रूरकेला, विजयनगर, भद्रावती, सालेम, ठीक है। ये सब कौन से रीजन हैं जहाँ पे आयरन एंड स्टील के प्लांट्स हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्या होता है। देखिए, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब स्टील इंडस्ट्री के बाद अगर किसी इंडस्ट्री का नाम आता है तो वो आता है किसका, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का। और क्यों ना है, क्योंकि हमारे घर में जो बर्तन हैं बहुत सारे वो एल्यूमिनियम से बनते हैं। बहुत सारे डोर, विंडो, ये सब आजकल एल्यूमिनियम के बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एल्यूमिनियम से बनते हैं, तो इसलिए ये क्या है, ये इंडस्ट्री बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटालॉजिकल इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। तो इट इज़ लाइट रेजिस्टेंस टू कोरिशन, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals। और ये क्या है, रेजिस्टेंस टू कोरिशन, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब बहुत जल्दी से गर्म हो जाने वाली, मेल्ट हो जाने वाली एक मेटल है। और इसको क्या करते हैं कि मेलेबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट मिक्सड विद अदर मेटल्स। इसको जब किसी दूसरी मेटल के साथ मिला करके कुछ नई चीज़ बनाई जाती है तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल एंड वायर्स। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, हवाई जहाज़ को बनाने में, बर्तन के लिए, हमारी जो तारें होती हैं, बिजली की इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, उनमें आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम लगी होती है। इट हैज़ गेन्ड पॉपुलरिटी एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये वो स्टेट हैं जहाँ पे एल्यूमिनियम के सबसे ज़्यादा प्लांट हैं। इन 2008-9 इंडिया प्रोड्यूस ओवर 15.29 लाख मिलियन टन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना। 2008-9 में 15,29,000 मिलियन टन एल्यूमिनियम का उत्पादन हुआ था इंडिया के अंदर। बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज ए वेरी बल्कि डार्क रेडिश कलर्ड रॉक। और जो बॉक्साइट होता है, जो स्मेल्टिंग में यूज होता है एल्यूमिनियम की, तो ये एक डार्क रेडिश कलर्ड रॉक है, यानी लाल गहरे रंग का एक चट्टान की तरह होता है। तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ लोकेशन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का ठीक आना, ठीक है ना, और एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और इसका रॉ मटेरियल जो मिलता है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, उन्हीं रीजन में मिलता है। तो यही कारण है कि ये उस लोकेशन में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं। केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री पे आते हैं। केमिकल इंडस्ट्री कौन सी होती हैं, जहाँ पे केमिकल बनता है वो केमिकल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है ना। तो केमिकल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं ये देखते हैं। द केमिकल इंडस्ट्री,
द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। केमिकल जो इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से उनकी संख्या बढ़ रही है। इट कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी। इंडिया की जो जीडीपी है उसमें इसका 3% रोल होता है, यानी इंडियन जीडीपी में 3% को इफेक्ट करती है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्यूपीज द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज। तो केमिकल इंडस्ट्री जो साइज का मतलब है कितनी ज़्यादा संख्या है यहाँ पे, तो उसके मामले में एशिया में तीसरी पोजीशन पे है, तीसरे नंबर पे है, और वर्ल्ड के अंदर 12वें नंबर पे है। तो इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और इसमें दोनों तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं, लार्ज स्केल भी और स्मॉल स्केल भी। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओवन लार्जेस्ट कंज्यूमर। और केमिकल इंडस्ट्री के जो कंज्यूमर होते हैं, जो इसको कंज्यूम करने वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। कैसे कैसे होते हैं पढ़ते हैं आगे। बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो सामान बनता है वो कई तरह के यूज में आता है। एग्रीकल्चर वालों के लिए यूज आता है, दवाइयाँ छिड़कते हैं, इंडस्ट्री पर्पज़ से यूज आता है, कुछ लोग घर में यूज करते हैं, खेती के काम में आता है। ठीक है ना। अब 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। अब जो केमिकल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक। अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है, ये आप अपने साइंस की टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो दे मे क्लियर यू अबाउट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से होते हैं। ठीक है, कि ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, synthetic rubber, plastic, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals. Organic chemicals plants are located near oil refineries और petrochemical plants. अब जो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना, वो इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इनको सिंथेटिक फाइबर को बनाने में यूज किया जाता है। दवाइयाँ इनकी बनती है। मेडिकल जो फैक्टर, मेडिकल जो एरिया है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। प्लास्टिक में यूज होता है, ठीक है ना, प्लास्टिक को बनाने में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स पे। इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, एडेसिव, पेंट्स, डाइज, स्टफ्स। ठीक है ना। देखो, जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनका कहाँ प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो उससे क्या क्या बनता है, सिंथेटिक फाइबर बनती है, प्लास्टिक बनते हैं, एडेसिव्स बनते हैं, पेंट्स में डाली जाती है, जो डाई होती है उसमें डाली जाती है। नाइट्रिक एसिड, अल्काली, सोडा एस यूज टू मेक ग्लास, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर। ठीक है ना। और जो नाइट्रिक एसिड होता है या अल्कालीज होते हैं बहुत सारे, सोडा होता है, तो उसको हम साबुन बनाने के लिए या ग्लास यानी कांच का शीशा बनाने के लिए या डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए या पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड कॉस्टिक सोडा और कास्टिक सोडा बनाने के लिए। तो दीज इंडस्ट्रीज़ आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। तो इस टाइप की जो इंडस्ट्री है उनका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है कि उस एरिया में सबसे ज़्यादा होती हैं। ये पूरे कंट्री में फैली हुई हैं जो केमिकल इंडस्ट्री होती हैं, या ठीक है ना। तो ये वहाँ पे हम देख सकते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर को यहीं पे रोकते हैं, और आई होप कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन है तो यू कैन सेंड मी द टेक्स्ट इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन श्योरली। ओके, फिर मिलते हैं। गुड बाय।